कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात सेना के अग्निवीर स्कीम की। एनडीए गठबंधन सरकार बनने से पहले सरकार के सहयोगी जेडीयू ने मांग की है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा हो। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में जो बीजेपी को उतनी सफलता ना मिली, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है अग्निवीर स्कीम की। सेना के अंदर भी अग्निवीर स्कीम को लेके फीडबैक लिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सेना के मेजर जनरल रहे अश्विनी श्रीवास्तव। सर, एक चीज बताइए कि जेडीयू जो है सरकार बनने से पहले मांग कर रही है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा हो, और इस मांग को जो है राजद है, सपा है, कांग्रेस है, इसको हाथों हाथ ले लिया है। कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखो राजीव, इसमें सच्चाई है कि जो ये अग्निवीर स्कीम थी 2022 में गवर्नमेंट लेके आई थी, और इसकी वजह ये थी कि जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसके बाद एक सुब्रमण्यम कमेटी बिठाई गई थी कि भाई आप रिकमेंडेशन दें, हम किस प्रकार से अपने आप को ज्यादा बेटर फौज बना सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं। उसकी दो बड़ी मेजर रिकमेंडेशन थी सुब्रमण्यम कमेटी की, कि एक तो उन्होंने कहा था कि जो एवरेज एज है जवानों की वो 32 साल के करीब है, उसको घटा के 25 से 26 साल की तरफ करना चाहिए। और दूसरा था कि भाई जो पैसा डिफेंस बजट में आता है वो ज्यादातर रेवेन्यू में चला जाता है, जो कि पे और पेंशन है। कैपिटल जो है उसमें कब बचता है, जो मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए। तो कुछ ऐसा किया जाए कि मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बचे, कैपिटल फंड बढ़े। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है ये 2022 में अग्निपथ स्कीम लेके आई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 साल उससे पहले भी कोविड-19 के कारण कोई भर्ती नहीं हुई, मगर जब 2022 में स्टार्ट हुई तो अग्निपथ जो है वो स्कीम से स्टार्ट हुई है। और उसके अंदर अब वो जो 2 बैच आ चुके हैं 23 और 24 वाले, उनका जो अभी फौज जो है उनको एक प्रकार से देख रही है, और इंटरनल एक असेसमेंट भी आ गया है इंटरनल, कि ये बात आई है गवर्नमेंट के पास पहुंची है। पहले डिफेंस मिनिस्टर से भी पूछा गया था, राजनाथ सिंह साहब से, उन्होंने बड़े ओपन माइंड से कहा था कि हम इसको रिव्यू करेंगे, इसको देखेंगे, फीडबैक ले रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर से, ब्रिगेड कमांडर से, डिव कमांडर से, कोर कमांडर से। अगर इसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे। और मुझे लगता है उसका इशारा था कि कहीं ना कहीं वैकेंसी जो 25% है उससे 50% करें। मगर ये जो पॉइंट आया है जेडीयू का, अब आगे जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर अब बात करते हैं। लेकिन सर ये भी सच है कि जब से अग्निपथ स्कीम आया है, जिसके जरिए आप अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, सेना में जवान भर्ती हो रहे हैं, जब से शुरू हुआ है लगातार ये कंट्रोवर्सी में रहा है, विवाद में रहा है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, और कहा यह भी जा रहा है कि इसका खामियाजा जो है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। हाँ राजीव, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब भी कोई नई स्कीम आती है तो उसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर उसके अंदर कोई खामियां हैं तो उनको दूर करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है पायलट प्रोजेक्ट आना चाहिए था। इसीलिए कुछ एक रिकमेंडेशन है, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने इशारा किया कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हुआ है एनवायरमेंट में, मुझे भी लगता है, इसका कोई शक नहीं। और इसीलिए जो पुराने फौजी हैं, वेटरन्स हैं, उन्होंने भी कुछ एक रिकमेंडेशन की हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है,
कि भाई 5 से 6 साल आपकी एवरेज एज घट जाएगी, अगले 10 साल तक 32 से 25 के करीब आ जाएगी। हाँ, पैसा भी बचेगा क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा ज्यादा रहेगा, क्योंकि पेंशन जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, ओनली 25% ही रिटेन होंगे। तो इसलिए वो बात तो ठीक है, मगर ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा अलग पड़ा। उसकी वजह है, उसकी तो 2-3 वजह यही है कि जो एक प्रकार से एनवायरनमेंट में डर है कि भाई आप 25% ले रहे हैं 4 साल के बाद, 75% जो है वो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, तो वो 75% का क्या होगा, क्या उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये एक शक की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है अग्निवीर की, उनमें भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी फर्क है जो एक रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर के। जब आप मेरे से पूछेंगे तो फिर मैं बताता हूँ कि लेकिन क्या रिकमेंडेशन। सर, पॉलिटिकल दल की बात तो छोड़िए, विपक्ष की बात तो छोड़िए, जो कांग्रेस जो कह रही है या राजद या सपा जो कर रही है, सेना के बहुत सारे वेटरन ये कह रहे हैं कि जो अग्निवीर स्कीम लेके आया गया है, ये सेना का जो इथोस है, जो मोरल जिसको कहते हैं, जो ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं चोट कर रहा है। और उसकी नतीजा ये आ रहा है कि आज भले ही आपने इंडक्ट कर दिया है, आपने वारशिप पे तैनात कर दिया है, चाइना बॉर्डर में तैनात कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जवान को ये लग रहा है कि मेरी नौकरी तो केवल 4 साल है, और 4 साल में से कौन बचेगा 25%, तो फिर गोली क्यों खाएगा? तो कई इस तरह की बातें निकल के आ रही है। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल यू हिट द नेल द हेड, और यही मैं बात करना चाहता था। मैंने कहा आप जब क्वेश्चन पूछेंगे कि इसकी रिकमेंडेशन जो वेटरन्स कह रहे हैं, और वो बहुत ठीक है। वो पहले तो ये कह रहे हैं कि ये जो 25% आप रिटेन कर रहे हैं वो बहुत कम है, कम से कम 50% होने चाहिए। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो ये है कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर है, अगर वो लाइन ऑफ ड्यूटी पे शहीद हो जाता है या कैजुअलिटी होता है, तो उसको वही दायरा नहीं मिलेगा जो एक रेगुलर सोल्जर का है। एक प्रकार से ना उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, ना उसको लिबराइज जो पेंशन मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उसको एक शहीद का दर्जे में भी शक है। तो इसलिए कौन ऐसा होगा जो अपनी देश के लिए फिर जान देने के लिए, इसी क्योंकि भारत की जो फौज है वो नाम नमक निशान पे है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर 4 साल के अंदर कोई भी जवान शहीद हो जाता और लाइन ऑफ ड्यूटी पे, तो उसको वही पैकेज मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आप कह रहे हैं कि 25% जो है वो फौज के अंदर दोबारा रिटेन हो जाएंगे और रेगुलर सोल्जर उनको 15 साल के बाद पेंशन मिलेगी। जो 75% है, होम मिनिस्टर ने भी इस बात को बोला, डिफेंस मिनिस्टर को, कि इनको हम एक प्रकार से CAPF सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में लेंगे, जो कि CRPF है, BSF है, ITBP है, और इसके बाद कोस्टल गार्ड है, और मैं इसको कहता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी भी हो सकता है। मगर आप उसका नोटिफिकेशन इशू करें, आप राइटिंग में इशू कर दें कि भी 10% BSF लेगा, 10% कोस्ट गार्ड लेगा, 10% CRPF लेगा। ये जरूरी है, क्योंकि 75% जब इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, अगर इनको कोई जॉब नहीं मिलेगी तो फिर इसका नुकसान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थर्ड रिकमेंडेशन। चौथी रिकमेंडेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो कुछ एक इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं जो कि क्लास, रीजन और कास्ट बेसिस पे, जैसे जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिखलाई, मद्रास, ये जो हैं, ये मैंने बताया था जैसे नाम नमक निशान पे हैं, इनके पुराने इथोज हैं, इनकी पास्ट हिस्ट्री है, इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां जीती हैं देश के लिए। अगर आप इसको ऑल इंडिया ऑल क्लास लाएंगे तो मुझे लगता है उसके ऊपर जो मोराल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इन इन्फेंट्री रेजिमेंट को वैसे रहने दो, क्योंकि ये इनका पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने एक के बाद एक लड़ाई जीती है। फिर अगला रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि भाई ये जो नेपाल से गोरखा आते थे वो 40,000 के करीब है हमारे 6 रेजिमेंट में, और वो भारत की बैकबोन थी। हर लड़ाई के अंदर अगर भारत की फौज ने विजय प्राप्त की है तो गोरखास का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब 2-3 साल से उनकी कोई भी भर्ती नहीं हुई, मेरा मतलब ये था। तो उसको आप थोड़ा लेक्चर। हाँ, सैम बहादुर भी कहा करते थे गोरखा के बारे में, है ना, कि जिसको अगर कोई गोरखा का डर नहीं, मतलब इस सेंस में तारीफ क्या करते थे। 71 वार की बात लीजिए, अब गोरखा हमारे यहाँ नेपाल से नहीं आ रहे हैं, हालांकि उसकी भरपाई तो की जा रही है। जो हिंदुस्तान में जो गोरखा है नेपाली मूल के जो है, कैसे मतलब, और उसके बाद यह भी डर है कि कहीं वो
चीन जो है उनको मत लेके चला जाए। ये राजीव जो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चाई है कि ये 40,000 थे, ये भारत की बैकबोन थी। मैं ये मानता हूं कि अब जो 7वीं रेजिमेंट वो इंडियन रेजिमेंट ही थी। गोरखास की कमी नहीं है भारत में, मगर जो रिश्ते नाते भारत और नेपाल के हैं, कल्चरल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, ये हमारे एम्बेसडर थे नेपाल के अंदर। आज अगर वहां से नहीं आएंगे तो भारत और नेपाल के जो रिलेशनशिप जो बहुत ही अच्छे हैं उसमें थोड़ा फर्क। और बहुत आपने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है जो चीन है वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ खींचने की, और उससे फिर बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत के लिए नेपाली गोरखा जो आते हैं वो भारत की जान है। तो मुझे लगता है उनको अलग रिलैक्सेशन देना चाहिए। अब ये बंद भारत ने तो नहीं किया, ये किया है नेपाल गवर्नमेंट ने। उनको लगता है कि अगर 25% रिटेन होंगे तो हम 75% का क्या करेंगे, हमारी तो इकोनॉमी बहुत छोटी है। तो मुझे लगता है इसको सोच समझ के कोई रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके लिए सोचेगी। तो मेरा अगला पॉइंट है पायलट प्रोजेक्ट, कि भाई 4 से 5 साल तक आप इसको पायलट प्रोजेक्ट माने, क्योंकि कोई नई स्कीम है फुल प्रूफ तो हो नहीं सकती, उसमें खामियां होंगी, कमियां होंगी, रिकमेंडेशन होंगी। क्योंकि अभी तक भी ये 2 साल ही हुए हैं अग्निवीर को, क्योंकि अभी तक 4 साल के बाद ही जाएंगे ना जो 25% और 75%। अब तो हर आदमी ये सोच रहा मैं 25% में आऊंगा, वो डिस्ग्रंटलनेस तो 4 साल के बाद पता चलेगी। इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट रखो, और अगर जिसमें कोई खामियां या रिकमेंडेशन या इसमें बदलाव हो सकता है अच्छाई के लिए करो। और मुझे लगता है राजीव गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव है, वो देख रही है कि भाई अगर अब ये पॉइंट भी आया है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, इससे पहले गवर्नमेंट ने 2-3 बार ये इशारा दिया है कि हम इसको मॉडिफाई करने के लिए तैयार है, जैसे 25 से 50%। और जो बात हमने बातचीत की है अगर पॉलिटिकल पार्टीज का है, तो गवर्नमेंट उससे पहले अनाउंस कर चुकी है कि एक सर्वे होगा आर्मी के अंदर ही, और दूसरा उसके बाद एक सब के सब मिल बैठेंगे, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, इनसे फीडबैक लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा इसके अंदर क्या बदलाव हो सकता है। मगर जो पॉइंट रेज किए हैं ये जेन्युइन है, और ये इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और गवर्नमेंट भी मुझे लगता है इनको पॉजिटिव ले रही है राजीव। लेकिन जो जवान के एज प्रोफाइल की बात होती है, अमूनन अगर देखा जाए तो सेना में 32-34 साल के अंदर जवान रिटायर कर जाते हैं, है ना। तो केवल सेना के जवानों के साथ ही क्यों लागू किया जा रहा है इसको? अगर इतना ही अच्छा स्कीम है तो बाकी जगहों पर लागू किया जाए। लोग ये भी बता रहे हैं कि ये स्कीम बेसिकली आया था, ये टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से आया था, अफसर के लिए आया हुआ था, लेकिन इसको चेंज करके जो है केवल 4 साल के लिए जवानों पर कह सकते हैं कि एक इंप्लीमेंट कर दिया गया। हाँ, आपके पॉइंट में दम है राजीव। देखो इसमें 2 बातें हैं कि आपने एक तो बोला कि ये टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे भेजा था, उसका ऑफिसर भी थे, उसमें जवान भी थे, वो स्कीम बिल्कुल अलग थी, और जो स्कीम ये आई है अग्निवीर ये बिल्कुल अलग। देखो ये तो सच्चाई है कि किस प्रकार से ये एज कम होगी, इसकी वजह ये है कि जब 25% ही रिटेन होंगे 4 साल के बाद, बाकी चले जाएंगे तो वैकेंसी क्रिएट होंगी, तो फिर नए भर्ती होंगे वो ज्यादा होंगे। तो ये इसमें कोई शक नहीं है अगले 7-8 साल के अंदर ये एज कम हो जाएगी। मगर सच्चाई ये है एज तो कम हो सकती है, मगर उन जवानों का क्या जो 75% हैं, अगर वो रिटेन नहीं किए, अगर सीएपीएफ में नहीं लिए गए या उनको जॉब बार नहीं मिली, तो फिर डर ये है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी छोटी मोटी जॉब करेंगे जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, या वो किसी एंटी सोशल एलिमेंट का शिकार भी बन सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है इसमें शक था। ये जो आपने बात की कि इसमें कोई शक नहीं कि एज तो कम होगी, ऑफिसरों की एज भी कम है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन अभी भी है भारत की फौज में कि जो कि 10 साल तक ही सर्व करेंगे, उसके बाद जो है उनको 25% के करीब जो है वो रिटेन होते हैं। बाकी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भी चले, वो अब से नहीं है, वो स्कीम तो शुरू से ही इमरजेंसी कमीशन भी था। हाँ ये सच्चाई है कि मैं ये पूरा मानता हूं कि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें ये जो रिकमेंडेशन दी हैं इससे बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या है एनवायरनमेंट से आवाज आ रही है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट भी बड़ी पॉजिटिव है, उनको फीडबैक इंटरनल भी मिल रहा है। कई बार क्या होता है हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, जो फौज का तरीका कुछ और है, फौज का तरीका है इंटरनल एक प्रकार फीडबैक लेना, उसके असेसमेंट करना, वो शायद हमें बार पता नहीं चल रही, मगर इशारे थे
कि ये चीजें होनी चाहिए कि 25 से 50% मिनिमम होनी चाहिए, हो सकता है और भी ज्यादा करें। और दूसरा, आप एक प्रकार एक रिटर्न नोटिफिकेशन दे कि 10% ये जाएंगे सीआरपीएफ, 10% बीएसएफ, इसका है विन विन सिचुएशन। ये 4 साल के लिए ऑलरेडी ट्रेन है, ऑलरेडी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, तो आपको सीएपीएफ में इनकी ट्रेनिंग के लिए भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं करते? तो ये एक इम्पोर्टेंट सर, ये भी तो है ना सर कि हमारे यहाँ आर्मी की बात करें, एयरफोर्स नेवी की बात करें, 2-2.5 साल तक आपके कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, कोई भर्ती नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। पहले से ही शॉर्टेज चल रहा है, आपके चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाहे चाइना बॉर्डर की बात करें, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, नया आप कोर रेज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो जवान की जरूरत पड़ेगी ना सर। तो क्यों नहीं जो एक बात चल रही है कि 25% के बजाय 50% के लोगों को रखा जाए। हाँ बिल्कुल, देखो आपने ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक रिकमेंडेशन दी थी जिसमें बात थी कि 2 साल के लिए भर्ती नहीं हुई तो 1 लाख से प्लस के करीब जो जवान रिटायर हुए, नए तो आए नहीं। अब हम 46,000 के करीब ले रहे हैं, और जो 46,000 तो ले रहे हैं, मगर आपके 60,000 के पहले जो 1 लाख है वो भी तो कंप्लीट करने हैं। तो अगले 5-6 साल में आप जो 1 लाख या 1.5 लाख के करीब जो वैकेंसी थी जो भर नहीं पाए, उसको भी आप ऐड कर दें, वो भी आप लें उसको, क्योंकि ये आपकी बात में दम है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको। एक आप देखें गलवान में जब मुठभेड़ हुई थी, हमारे 16 बिहार के बहादुर जवानों ने कर्नल बाबू के अंडर 20 जवान तो शहीद हुए सीओ साहब के साथ, मगर 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया निहत्थे हाथ। उसकी वजह यह थी भारत की जो फौज का एक प्रकार ताकत है, उसकी ट्रेनिंग, एक उसकी मोटिवेशन, एक प्रकार देश के लिए जान देने की। और चीन में जो थी कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी, वो डर गए, वो भाग गए। तो ये बड़ा फर्क जो आप मेरे को बार बार इशारा कर रहे थे पहले। दूसरा, आप रशिया यूक्रेन लड़ाई देखें। यूक्रेन, सबने सोचा था रूस जो है सेकंड मिलिट्री पावर है और यूक्रेन तो बहुत पीछे है, 10-15 दिन के अंदर ही वो युद्ध जीत लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि रूस के अंदर जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी वो लड़ नहीं पाई जितनी हिसाब से लड़ना चाहिए था। तो ये हमें भी लेसन सीखने हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की फौज आज तक कोई युद्ध नहीं हारी। 1962 का भी युद्ध एक पॉलिटिकल डिफीट था, मिलिट्री डिफीट नहीं था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो भारत की फौज एक भारत के लिए नाज है। भारत का जवान अपना जान हथेली पे रखता है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो जवान हो। मैं बार बार ये बताऊंगा, एक यंग ऑफिसर और यंग जवान वो देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है, हथेली पे रखता है। हमें वो बरकरार रखना है। नाम नमक निशान जो है उस पर फौज चलती है। उसके लिए हम पहले कहते हैं अपनी यूनिट, फिर अपनी रेजिमेंट और फिर अपना देश। उसके लिए मर मिटने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि जो रिकमेंडेशन आ रही है एनवायरमेंट से, ये गवर्नमेंट पॉजिटिव लेगी और ये चेंज करने चाहिए। इसको पायलट प्रोजेक्ट मानो 4 साल तक, और जो जो चेंजेस आए हैं वो करें। राजीव सर, एक और अहम सवाल ये है कि एक तबके से सवाल उठाया जा रहा है, सेना के अंदर से और बाहर से भी कई लोग कह रहे हैं कि आप इसको एज ए प्रोफेशनल के तौर पर आइए। जो भारत में जो सोचते हैं कि जो लोग अग्निवीर में आ रहे हैं वो इससे कैरियर के तौर पर आ रहा है, मतलब आपको नौकरी के तौर पर आ रहे हैं कि भाई पूरी जिंदगी से, जैसे पहले जैसा होता था कि 15 साल गए उसके बाद पेंशन चले गए, फिर पूरी जिंदगी से गुजर जाती थी। तो अब आप वो अप्रोच मत रखिए। क्या ये भारत में संभव है सर कि 4 साल नौकरी करे फिर घर चले जाएं, फिर उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिले, नौकरी का अप्रोच छोड़ दीजिए कि पेशेवर प्रोफेशनल आर्मी की तरह? मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। देखो सच्चाई क्या है, मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था 2.5 साल, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2 महीने के लिए ही एक जवान या अफसर आता है और 10 महीने वो अपना वही काम करता है जो कर रहा होता है, और चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो सब ने ये दे रखा है कि हम खेती करते हैं। जो मैं आपकी जवानों की बात कर रहा हूँ वो सब रूरल एरिया से आए, क्योंकि 20 साल से इतनी रिक्वायरमेंट है फौज की, टेरिटोरियल आर्मी की, वो इम्बोर्डेड है, वो 24 घंटा इम्पोर्टेंट है। वो एक रेगुलर आर्मी की तरह बन गए। टीए को तो आपने रेगुलर बना दिया, वो तो पेंशन जाते हैं 15 साल के इम्पोर्टेड सब में, और ये आपने अग्निवीर जो स्कीम है ये रेगुलर के लिए। तो मेरा मतलब ये है कि सच्चाई ये है, अगर कोई बंदा डिसम्बर्टेड होता था टीए में, उसके पास कोई जॉब नहीं, वो घर में जाता है या तो जो जमीन है वो करता है। तो मैं ये मानता हूँ ये चैलेंज है, इतना आसान नहीं है इनको। देखो फौज ने इसके हिसाब से कुछ किया है कि आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वोकेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसके बाद सेकेंडरी बेनिफिट भी मिलेंगे 12 लाख के करीब जो देने 11.7
मगर इन्वायरमेंट बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई जॉब मिलेगा, कोई देगा, जब तक आप पक्की जॉब नहीं दे। मुझे लगता है सीएपीएफ में दें आप और 10-10% डाल लें, क्योंकि अगर ये सोचें कि अपने काबिलियत से इनको जॉब मिल जाएगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ले लेगा, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, उनका एक्सपर्टीज अलग है। आप ये कॉम्बैट का एक्सपीरियंस इनका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं, तो ये सोचना कि ये इनको जॉब मिल जाएगी 4 साल के बाद, ये प्रोफेशनल बन जाएंगे। ऑफिसर का होना तो अलग है, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, एमबीए बीए करके मूव कर लेते हैं, मगर जवान का मुझे लगता है मुश्किल है, काफी मुश्किल होगा। हाँ, वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में अगर आप उसको ले लेते हो तो वो फिर बहुत आसान होगा। तो सर अंतिम सवाल ये कि अगर 4-5 पॉइंट अगर बताएं तो क्या क्या अग्निवीर स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि जो दूसरा तबका भी जो है वो इससे खुश हो सके, जो नाराजगी है युवकों के बीच में वो दूर हो सके और सेना के लिए भी बेहतर हो। हाँ राजीव, बिल्कुल, देखो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें अपने देश के लिए मर मिटने का एक प्रकार जनून है, तो ये एक तो ये 25% से इसको 50 या इससे भी ज्यादा करना चाहिए रिटेन। दूसरी बात, जो 4 साल के अंदर जो अग्निवीर है अगर वो शहीद हो जाता है या लाइन ऑफ ड्यूटी पे कैजुअलिटी हो जाता है तो उसको वही मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है, जैसे कि फैमिली पेंशन होगी, डिसेबिलिटी पेंशन होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती सब ठीक है, मगर जो रेजिमेंट्स कास्ट रिलीजन और क्लास पे बेसिस है, जैसे कि जाट रेजिमेंट, राजपूत, सिख, सिखलाई, मद्रास, बिहार, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए लड़ाइयाँ जीती हैं, तो इसको टेम्पर ना करें, अगर ये हो सके तो ज़्यादा बेटर है। चौथा पॉइंट ये है कि इसको जो गोरखा सोल्जर्स आ रहे हैं उनको रिटेन रखें, उनको थोड़ी सी और सहूलियत दे दें, नेपाल गवर्नमेंट से बातचीत करें कि वो बंद नहीं होना चाहिए, वो भारत की एक प्रकार से बैकबोन है। अगला पॉइंट ये है कि इसको आप 4 साल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट माने, इसमें अगर कोई बदलाव करना है उसके अंदर बदलाव करें और अगर रिकमेंडेशन आती है करें, इसको आप मॉडिफाई करें। तो मुझे लगता है अगर ये 5-4 जो रिकमेंडेशन मानी जाएंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मुझे लगता है गवर्नमेंट फीडबैक ले रही है इन्वायरमेंट से, और गवर्नमेंट मुझे लगता है पॉजिटिव है, वो चेंज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है एक बहुत तगड़ी फौज हो, क्योंकि आज तक फौज ने भारत का नाम हरदम रखा है ऊपर, और भारत की गवर्नमेंट भी चाहती है और भारत का अवाम भी चाहता है। मुझे लगता है राजीव इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया जाएगा। तो सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है अग्निवीर को लेकर जो सकारात्मक सुझाव आए हैं उस पर गौर करेगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।